हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आज है 29th ऑफ जनवरी 2024। लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज डिस्कशंस। So the first one is G will sue Sony promoters from family to hike the holdings by 5%। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जी और सोनी के जो मर्जर की कवायद थी उस पे फुल स्टॉप लग चुका है और अब वो लीगल बैटल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली आर्बिट्रेशन या लीगल बैटल रहेगी। इसके चलते सोनी जो सिंगापुर के अंदर बेस्ड है, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC, वहां चला गया और जी टीवी ने एनसीएलटी की मुंबई बेंच का रुख किया। इसके बाद अभी जो सुभाष चंद्रा हैं, जो चेयरमैन एमेरिटस हैं ऑफ द जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के, उन्होंने सुभाष चंद्रा जी ने बताया कि सोनी की जो इंटेंशन थी उसकी वजह से ये मर्जर नहीं हो पाया। बेसिकली सोनी जी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और जी सोनी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, जस्ट एज द कॉर्पोरेट राइवलरीज, और ये अब एक लॉन्ग बैटल चलने वाली है। सुभाष चंद्रा जी ने बताया कि जो सोनी का एक इशू था, कंटेंशन था कि पुनीत गोयनका को स्टेप असाइड करना है फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हमने ऑलरेडी मान लिया था। इसके बावजूद भी सोनी ने टर्मिनेट कर दी है डील की और उसके एवज में टर्मिनेशन नोटिस विद द टर्मिनेशन फीस उनको थमा दिया। The G founder has also told some of the interviewers that the promoter family would be raising the stake in the company by 5% soon to eventually total 26%। तो अभी जो 21% स्टेक है गोयनका फैमिली का जी समूह के अंदर, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के अंदर, 5% इसके ऊपर और स्टेक बढ़ाने की तैयारी में है जी ग्रुप, गोयनका फैमिली, और उसके बाद फैमिली का टोटल स्टेक हो जाएगा 26%। तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो सुभाष चंद्रा जी हैं, उन्होंने सोनी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि इनकी शुरू से ही चाह नहीं थी एक बार, क्योंकि जी टीवी ने जो भी सीपीज थे, कंडीशन प्रेसिडेंट, उनको फॉलो किया, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को माना, लेकिन इनके सोनी के अंदर जो जापानीज एंटरटेनमेंट कंपनी है उनके इंटरनल इश्यूज की वजह से ये इस डील को पहले नेगोशिएशंस कर लिया, अब उसको टर्मिनेट कर दिया। तो देखते हैं इस लीगल बैटल में आगे क्या देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज यस्टरईयर आइकन्स नाउ राइजिंग स्टार्स इन दी ब्रांड न्यू कॉलिंग। जो पुराने समय के जो कलाकार हैं, पुराने समय की जो एक्ट्रेस हैं, जिसके अंदर आते हैं जीनत अमन, नीतू कपूर, शर्मिला टैगोर, नीना गुप्ता, तो ये जो पुराने जो 70s 80s के दशक की एक्ट्रेस है, इनका अभी नए नए ब्रांड प्रमोशन के अंदर काफी इनका अभी नया दौर चला है कि ब्रांड इनको अपने एंडोर्समेंट के लिए हायर कर रहे हैं। सो some of the most iconic actress of the 70s and 80s are back in the spotlight as the faces of major brand। तो मेजर ब्रांड जो है वो जो पुराने समय की एक्ट्रेस हैं 70s 80s के दशक की, उनको हायर कर रहे हैं। जैसे कि एसोसिएशन की बात करें, इसके पीछे का एक कारण भी है कि एक तो इनकी जो लेगेसी है वो नॉट ओनली इन द न्यूअर जनरेशन बट जो पास्ट जो जनरेशन है 70s 80s के समय की जो जनरेशन है उनके अंदर इनका पुरानी लेगेसी इम्पैक्ट अभी भी जिंदा है। साथ में इसके साथ साथ जो अभी के जो करंट की जो एक्ट्रेस है जैसे कि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, वो बहुत ज्यादा हेफ्टी चार्जेस करती हैं एंडोर्समेंट का, और ये जो एक्ट्रेस है वो 1/4 तक ही चार्ज लेती हैं। अलोंग विद दैट इनकी मासीज के अंदर, रूरल मासीज के अंदर भी काफी पकड़ है इन शर्मिला टैगोर, नीतू कपूर, जीनत अमन की, तो इसलिए इनको हायर किया जा रहा है। तो कॉस्मेटिक कंपनी फॉरेस्ट एसेंशियल, ओप्पो फोन, फिनटेक प्लेटफॉर्म जो क्रेड है, इन्होंने जीनत अमन को हायर किया है। सिमिलरली नीतू कपूर को मैनकाइंड फार्मा का पेट केयर ब्रांड है उसमें अंदर हायर किया है, और पेप्सीज की लेद चिप्स में नीना गुप्ता जी को इलेक्ट्रिक व्हीकल, एब्लूफियो और पी मार्क एडिबल ऑयल। तो इस तरह से जो पुराने दर्शक की एक्ट्रेस है उनको नए एंडोर्समेंट के अंदर लिया जा रहा है। ये थोड़ा सा हटके ट्रेंड है, जैसे अमिताभ बच्चन है, कपिल देव है, वो तो कंटिन्यूअसली चलते आ रहे हैं, तो नई बात नहीं है, लेकिन ये एक दशक के बाद, काफी समय के बाद इनको एंडोर्समेंट मिली, तो ये एक विमेन एम्पावरमेंट की दौर में की तरफ भी एक अच्छा कदम देखा जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंटरिम बजट सोशल स्पेंडिंग बूस्ट लाइकली। तो इंटरिम बजट अभी आना है 1 फरवरी को, जो निर्मला सीतारमन जी पेश करेंगी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर।
तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका माना जा रहा है कि इस बजट के अंदर दो गवर्नमेंट इज गोइंग टुवर्ड फिस्कल कंसोलिडेशन एंड ब्रिजिंग द गैप ऑफ फिस्कल डेफिसिट, सो दैट जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारे फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप के टारगेट के अंदर ही रहे, 5.9% या उससे कम ही रहे ऑफ द जीडीपी। लेकिन फिर भी इंटरिम बजट, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि शायद सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकती है इंटरिम बजट के दौरान। तो द गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर्ड अंडर इट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर हम बोलते हैं पीएम किसान योजना के अंदर 50% तक अलोकेशन बढ़ा सकती है, जो कि 9,000 पर ईयर हो जाएगा। करंटली 6,000 रुपए, करंटली 6,000 पर ईयर है। अभी इसको 50% तक बढ़ाने की तैयारी है। मे बी गवर्नमेंट इंटरिम बजट में अनाउंस करे कि द फार्मर विल गेट ₹9,000 पर ईयर अंडर दी पीएम किसान योजना। सिमिलरली जो हाउसिंग स्कीम है उसके ऊपर भी इंटरिम बजट में कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है इसकी स्पेंडिंग्स को देखते हुए। पीएम जिसको हम पीएम आवास योजना बोलते हैं, तो काफी इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, 10 में से 6 इकोनॉमिस्ट पीएम किसान के अंदर इंक्रीज बता रहे हैं इसकी एलोकेशन में, 6 इकोनॉमिस्ट 10 में से पीएम आवास में भी बता रहे हैं। और अभी करंटली जो अभी प्रीवियस बजट की बात करें तो जो पीएम किसान का जो आउटले था दैट इज 60,000 करोड़ इन दी प्रीवियस बजट। तो अभी देखना होगा सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में इंटरिम बजट के अंदर गवर्नमेंट कितना एलोकेशन करती है। ये तो क्या है कि इलेक्शन ईयर है तो इसको बढ़ाने की तैयारी रहेगी, लेकिन कितना बढ़ पाएगा ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बायोमेट्रिक सेट टू रेव अप द इमिग्रेशन चेक्स। तो आपने देखा होगा कभी डोमेस्टिक ट्रेवल आपने अगर किया हो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लगा लीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जैसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सिमिलरली बैंगलोर, तो कुछ जगह पे अभी डिजी यात्रा ऐप की सर्विसेज स्टार्ट की गई। डिजी यात्रा ऐप के अंदर क्या होता है, आपकी बायोमेट्रिक स्कैनिंग होती है और आपको हैसल फ्री एंट्री मिल जाती है। बार बार जो आपको लाइन में लग के चेकिंग करवाना, फ्रिस्किंग करवाना, फिर आगे जाके फिर बोर्डिंग के समय पे भी चेकिंग होगी, तो चेकिंग काउंटर के ऊपर भी लाइन में खड़े रहना, बाहर एयरपोर्ट से पहले भी जहां पे सीआईएसएफ चेक करता है वहां भी लाइन में खड़े रहना, तो इस सब से निजात मिलती है डिजी यात्रा ऐप से। ऐसे ही जो लाइनें लगती हैं वो इंडिया के जो इमिग्रेशन काउंटर हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, वहां भी बड़ी बड़ी लाइनें लगती। तो जो लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन काउंटर्स पे बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। तो पासपोर्ट स्कैनिंग, वीजा स्कैनिंग, इन सब से रिलेटेड हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और वेरियस प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, जो कि जैसे कि अडानी मुंबई एयरपोर्ट चलाते हैं, जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट चलाते हैं, सिमिलरली जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की और प्लान डिस्कस किया कि कैसे हम जो डिजी यात्रा ऐप है इसी की तर्ज पे जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनकी इजीली हैसल फ्री इमिग्रेशन को किया जा सके, सो दैट बायोमेट्रिक्स का यूज करके वो इजीली एंटर कर सके। सो द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रोल आउट अ फास्टर बायोमेट्रिक बेस्ड process for international passenger to speed up the immigration checks as a part of the strategy to develop India's airport as a global transit hubs। तो global transit hub के तर्ज पे बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जहां पे ऑटोमेटेड इमिग्रेशन क्लियरेंस फॉर इंटरनेशनल एंट्रीज एंड एग्जिट के लिए ये दिया जाएगा, इंटरनेशनल विदाउट फिजिकल पासपोर्ट वेरिफिकेशन। तो अभी ये मीटिंग हुई है, इसके बाद जो डिजी यात्रा है उसी की तर्ज पे कोई बॉडी से एक बायोमेट्रिक इश्यूज, बायोमेट्रिक स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पे फर्स्ट टाइम एंट्री वाले अपने बायोमेट्रिक्स देंगे, या फिर जो रिकरिंग है वो इजीली जो बायोमेट्रिक्स को स्कैन करके आप इजीली हैसल फ्री एंट्री और डिपार्चर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है, सो दैट ये टाइम और जो बड़ी बड़ी लाइनें रहती है इमिग्रेशन काउंटर पे उससे निजात पाई जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गुड्स अमंग 6 फोकस सेक्टर फॉर $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। तो हमारे देश का एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम की वजह से आपने देखा कि आईफोन की वजह से स्मार्टफोन मार्केट या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक मार्केट्स में हमारा काफी
एक्सपोर्ट बूस्टअप हुआ था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस के अंदर। और अभी ऐसे सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, करीबन 6 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, मरीन एंड एग्रीकल्चर, टॉयज, फार्मास्यूटिकल। ये 6 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जो इंडिया का $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का जो टारगेट है बाय फाइनेंशियल ईयर 2030, उसके अंदर ऑलमोस्ट 70% हिस्सा तो सिर्फ इन 6 सेक्टर में से रहने वाला है ओवरऑल टोटल एक्सपोर्ट का। वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स बैक्ड बाय स्मार्टफोन्स लाइक आईफोन एंड सैमसंग, then is engineering goods, then textile, marine agriculture, टॉयज बहुत बड़ा सेगमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा टॉयज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, एंड देन इज फार्मास्यूटिकल्स। सो एक कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की स्टडी के दौरान ये जो फाइनेंशियल ईयर 29-30 के दौरान तक ये जो 6 सेक्टर हैं, ये करीबन $670 बिलियन का इनका एक्सपोर्ट हो जाएगा, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 70% of the total export that would be that could reach up to $1 ट्रिलियन। बात करें 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो ये जो 6 सेक्टर थे, इसका जो कम्युलेटिव एक्सपोर्ट था दैट वाज $451.07 बिलियन। तो करीबन इसके अंदर 200-250 पॉइंट्स की जो 200-250 बिलियन डॉलर्स और एक्सपोर्ट हम देखने की आगे एक्सपेक्टेशन है। While toys may not be as large as an export sector like engineering or electronics, they may have seen a remarkable growth. उसके बाद ड्रोन, सोलर मॉड्यूल, टर्बोजेट, auto component, electric vehicles and engineering goods are expected to grow to $300 billion by financial year 30, जो अभी करंटली $107 बिलियन। तो ड्रोन की कैटेगरी, सोलर मॉड्यूल, साथ में ऑटो कंपोनेंट्स, इसके अंदर हम काफी एक्सपोर्ट बढ़ाने की तैयारी में है। फार्मा एक्सपोर्ट, जो कि बेसिकली बायोसिमिलर्स या इनोवेशन ड्रग्स का है, इट कुड राइज टू $57 बिलियन। तो हमारा जो 2030 का टारगेट है, इन 6 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को मद्देनजर रखते हुए इन सेक्टर्स को बढ़ाने का है, सो दैट हम 2030 तक अपना $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर सकें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, रोड टू क्वालिटी, बैंक गारंटीज में बी कट, कंसल्टेंट स्क्रीन। अभी हमारे जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली तैयार कर रही है एक रोड मैप, जिसके अंदर जो हमारी रोड्स की ओवरऑल रोड बनाने का जो रोड मैप है उसको ही चेंज करने की तैयारी है। जैसे बिडिंग प्रोसेस को, कंसल्टेंट की स्क्रीनिंग्स को, साथ में जो बैंक गारंटी या फाइनेंशियल गारंटी देते हैं वेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, उसको जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसको, तो ओवरऑल ढांचे को ही चेंज करने की तैयारी में है गवर्नमेंट। इसके लिए हाई लेवल कमिटी भी बनाई गई है। The government could reduce the bank guarantee, provide facility of deemed approval, and introduce new stringent eligibility criteria as part of its significant revamp of the bidding process for the selection of consultant who prepare the project report for road and highway projects. Currently, a certain percentage of project cost is submitted as bank guarantee. तो अभी बैंक गारंटी के तौर पे कुछ परसेंटेज दी जाती है। The government is now planning to fix a slab or to make it in a pro rata basis. Pro rata basis क्या होता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा उसी परसेंटेज में बैंक गारंटी बढ़ती जाएगी। जितने रेट का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी उसी के दौरान, उसी के मद्देनजर, उसी रेट के हिसाब से बैंक गारंटी होगी। यहाँ पे कोई फिक्स बैंक गारंटी नहीं रहेगी। इट कुड बी स्लैब वाइज ऑल्सो और प्रो रेटा बेसिस ऑल्सो। इसी संदर्भ में a committee under the Director General of Road Development has suggested a host of changes to request for proposal document, including awarding the contract at market determined prices and not to the lowest bidder. अभी बिडिंग प्रोसेस क्या रहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने का प्रोसेस रहता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक हाईवे बनना है, तो इस हाईवे की कॉस्ट क्या रहेगी, तो डॉक्यूमेंट निकाला जी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 500 करोड़ है। उसके बाद बिडिंग प्रोसेस शुरू होती है, टेक्निकल बिड्स लगाई जाती हैं, फाइनेंशियल बिड्स। टेक्निकल बिड्स के अंदर बेसिकली जो भी बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, क्या उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, क्या वो टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली फिट है रोड बनाने में, हाईवे बनाने में, ये चेक किया जाता है। और उसके बाद
क्या उनकी फाइनेंशियल बिडिंग रहती है, फाइनेंशियल बिडिंग में उनकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ देखी जाती है, साथ में वो फाइनेंशियल उसको प्रोजेक्ट को कितने रुपए में ले रहे हैं, तो ये बिड लगाई जाती है। और जो सबसे कम बिड लगाता है ए से बी के कि मैं इतने रुपए में 500 करोड़ में बना के दूंगा, दूसरा कहता है मैं 510 करोड़ में बना के दूंगा, तीसरा कहता है मैं 497 में बना के दूंगा, तो ओवरऑल ये जो बिड मिल जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वो जिसने 497 करोड़ बोला है उस लोवेस्ट बिडर को ये बिड मिल जाती है, ये टेंडर मिल जाता है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है। उसके चलते अब वो क्या रहेगा, जब गवर्नमेंट ने ही एस्टीमेट 500 करोड़ का लगाया था, तुम 3-4 करोड़ रुपए और कम में ले रहे हो, और जबकि आने वाले समय में तो चीजों के रेट हाई भी हो सकते हैं, सीमेंट के, बजरी के, रेती के, रोड़ी के, तो और साथ में मिनिमम वेजेस के रेट्स तो इंक्रीज होते ही रहते हैं समय समय पे, तो कैसे कोप अप कर पाओगे आप लोवेस्ट बिड को? तो उस वे में क्या करते हैं, वो क्वालिटी में कमी लेके आते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर कमी लेके आते हैं, सो दैट वो अपना प्रॉफिट भी कमा सके। इसलिए ये लोअर बिडिंग जो प्रोसेस रहता है वो ज्यादा कारगर साबित नहीं होता। तो इसी संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि लोवेस्ट बिडर की जगह मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसेस पे दी जाए, साथ में जो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, ये नहीं कि कुछ 4 एम्प्लॉइज लगा के ही आप हाईवे बना रहे हो, एक थ्रेशोल्ड फिक्स की जाए कि इतने नंबर ऑफ मिनिमम एम्प्लॉइज तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में उनकी जो एज पर दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस डिसाइड होगी और अपडेट होगी टाइम टू टाइम। साथ में जो कंसल्टेंट है उनका टर्नओवर भी देखा जाए, सो दैट दे प्रिपेयर दी क्वालिटी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्वालिटी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत ही जरूरी, सो दैट जो ब्लैक होल्स हैं, जहां पे इश्यूज आते हैं एक्सीडेंट के, वो सब मिटाए जा सके। तो ये सब देखने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ रोड डेवलपमेंट के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी एक विचार विमर्श कर रही है, और ये सब जो मेजर्स होंगे उसके बाद गवर्नमेंट के सामने पुट अप किए जाएंगे, और गवर्नमेंट क्या फैसला देती है आने वाले समय में देखा जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज एक्सपर्ट टू डिस्कस द ट्रेड रिजीम ऑफ इट्स सेंसिटिव गुड्स। तो इंडस्ट्री लीडर्स, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ग्लोबल एक्सपर्ट विल ऑन 30th January will discuss the India's export control system for sensitive goods and technologies. तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री along with एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसी ये मिलके एक 30 जनवरी को एक मीटिंग करेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्री के लीडर, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल और ग्लोबल एक्सपर्ट या कंसल्टेंट आएंगे, और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल नाम दिया गया है। नेशनल Conference on Strategic Trade Control, which will be focused on India's strategic trade control for certain dual-use goods which have both industrial and military use, software along with technologies. इनको cumulatively बोला जाता है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, स्कोमेट। तो स्कोमेट से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है 30 जनवरी को, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल। तो इसके अंदर देखते हैं क्या डिस्कशन किया जाता है, टॉप इंडस्ट्री के लोग होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज के टॉप ऑफिशियल होंगे और ग्लोबल एक्सपर्ट भी रहेंगे। ये जरूरी इसलिए है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो इंडस्ट्रियल यूज में भी आते हैं, जैसे एक्सप्लोसिव्स, जैसे फर्टिलाइजर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, अमोनिया होते हैं, सल्फर होते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज में फर्टिलाइजर बनाने में भी काम आते हैं, और अगर वो चीज वो ही चीज एक्सप्लोसिव बनाने में भी काम आ सकती है। तो मतलब एक प्रोडक्ट के ड्यूअल स्ट्रेटेजिक यूज। तो इन सबको ट्रेड को बैलेंस करने के लिए कि हम अगर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और वो किया तो जा रहा है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बट वो क्या पता वो गलत हाथों में जाके वो डिफेंस यूज या फिर एक्सप्लोसिव यूज में ना यूज हो जाए, इसी के लिए एक डिस्कशन करेंगे, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल नाम दिया गया है 30 जनवरी को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डोमेस्टिक गैस डिमांड टू राइज 6% इन 2024, IEA। तो हमारी जो इंडिया की गैस की डिमांड है वो 2022 तक कम हो रही थी, लेकिन अभी 23 की और 24 की देखी जाए तो इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 6% इन 2024। नेचुरल गैस की जो डिमांड है विद द राइज इन कंजम्पशन इन फर्टिलाइजर यूनिट और पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल सेक्टर एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक की जो इंडिया की जो
नेचुरल गैस की डिमांड थी वो 2022 तक 5-6% तक कम ही चल रही थी, बट अभी इसमें 2 साल से इजाफा देखने को मिलेगा और 2024 में एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 6% तक इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये बेसिकली क्यों मिल सकता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर यूनिट जो पहले कोल बेस्ड होती थी, अभी मोस्टली गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लग गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने भी काफी बड़ा प्लांट लगाया है, प्राइवेट प्लेयर्स भी काफी बड़े प्लांट लगा रहे हैं इसी संदर्भ में। तो यहाँ पे 6% तक डिमांड में राइज देखने को मिलेगा। पावर जनरेशन में गैस का यूज होने लगा है, साथ में इंडस्ट्रियल यूनिट में भी देखने को मिला है। While natural gas demand in India is expected to increase by 6%, mainly supported by industries such as fertilizer. Currently जो डिमांड है 2023 में it has risen to 64 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो 64 बिलियन क्यूबिक मीटर डिमांड इसकी राइज हुई है, जो कि आने वाले समय में बढ़ने की तैयारी है। एंड इट कुड द इंपोर्ट कुड राइज बाय 7% टू 29 बिलियन क्यूबिक मीटर लास्ट ईयर। जो पिछले साल जो हमारा इंपोर्ट था वो 29 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो अभी 7% तक बढ़ सकता है। सो देर इज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडियाज नेचुरल गैस डिमांड। So this is all for today's economic time analysis. We'll be back with new edition tomorrow. Till then, Jai Hind, Jai Bharat, धन्यवाद।